नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में घोषणा पत्र जारी करने के बाद डेबरा में रैली और खड़गपुर में करेंगे रोड शो। नीतीश कुमार आज राज्यसभा के सदस्य के रूप में लेंगे शपथ। बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर आज दिल्ली में जारी रहेगा चर्चाओं पर जोर। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग आज जारी करेगा अंतिम मतदाता सूची। 5.5 महीने की एसआईआर प्रक्रिया के बाद आज आएगी सूची। पार्टियों की चुनावी रणनीति पर पड़ेगा असर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान पर भड़के बेंजामिन नेतन्याहू, कहा इजराइल के विनाश के बाद बर्दाश्त नहीं। शांति वार्ता पर भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है पाकिस्तान। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के टैक्स लेने पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा यह वह समझौता नहीं जो हमने किया। कल अमेरिका और ईरान के बीच होगी शांति वार्ता। और आइए न्यूज़ 10 में जानते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी कुछ खास खबरें जनादेश के जरिए। तो 3 राज्यों में बंपर वोटिंग के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता के न्यू टाउन स्थित नोवेटेल होटल में इसे जारी करेंगे। इस घोषणा पत्र में समाज के सभी वर्गों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसमें महिलाओं के विकास, किसानों और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं अमित शाह का आज जमकर प्रचार करने का भी कार्यक्रम है। वो पश्चिम मेदिनीपुर जिला के डेबरा विधानसभा में एक रैली को संबोधित करेंगे और फिर शाम 5 बजे खड़गपुर में एक रोड शो भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए सियासी दांवपेच जारी है। पहले प्रधानमंत्री ने भाजपा की जीत पर 6 गारंटी देने का वायदा किया। क्या है वो गारंटी, आपको बताते हैं। भय नहीं, भरोसा कायम होगा, ये बीजेपी की पहली गारंटी है। वहीं दूसरी गारंटी की बात की जाए तो सरकारी सिस्टम कैसे ज्यादा अकाउंटेबल रहेगा, यानी कि जवाबदेह होगा। साथ ही भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाएगा। घोटाले, बेटियों के साथ अन्याय की जांच की जाएगी। ये बीजेपी की 6 गारंटियों में शामिल चौथी गारंटी है। वहीं 5वीं गारंटी की बात करें तो शरणार्थियों को अधिकार के साथ साथ जो घुसपैठिए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं छठी गारंटी के रूप में 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। तो चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने की घोषणा की। दरअसल हुमायूं कबीर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो मुसलमानों को बेवकूफ़ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद AIMIM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हुमायूं कबीर के खुलासों से ये साफ हो गया कि बंगाल के मुसलमान कितने कमज़ोर हैं। AIMIM ऐसे किसी भी बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिससे मुसलमानों की ईमानदारी पर सवाल उठे। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, बंगाल के मुसलमान सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदायों में से एक हैं। दशकों तक धर्मनिरपेक्ष शासन रहने के बावजूद उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। किसी भी राज्य में चुनाव लड़ने के पीछे AIMIM की नीति ये है कि हाशिए पर पड़े समुदायों की अपनी एक स्वतंत्र राजनीतिक आवाज हो। AIMIM बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और आगे किसी भी पार्टी के साथ AIMIM का गठबंधन नहीं होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर में सुरक्षा को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव आयोग के निर्देश पर एक ही दिन में 100 से ज्यादा अधिकारियों का तबादला हुआ, जिसमें से 81 इंस्पेक्टर और 19 सब इंस्पेक्टर्स जो हैं उनकी तैनाती दी गई है, जिनमें ज्यादातर अधिकारी लंबे समय से एक ही जिले में कार्यरत थे। आयोग ने स्पष्ट किया कि ट्रांसफर किए गए सब इंस्पेक्टर चुनाव ड्यूटी में शामिल नहीं होंगे। सभी अधिकारियों को 10 अप्रैल तक नई जिम्मेदारी संभालते हुए कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करनी है।
पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच हिंसा और डर का साया एक बार फिर गंभीर नजर आ रहा है। नंदीग्राम और पानीहाटी से आई दो अलग अलग घटनाओं ने राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। महिलाओं के साथ हिंसा और राजनीतिक दुर्व्यवहार के आरोपों के बीच चुनाव आयोग भी एक्शन में है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते 2 दिनों में राज्य के 2 अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पहली तस्वीर हाई वोल्टेज नंदीग्राम सीट की है, जहां 2021 में ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। आरोप है कि चुनाव के बाद भाजपा को वोट देने वाली महिलाओं पर हमले किए गए। हाल ही में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल नंदीग्राम पहुंचे और पीड़ित महिलाओं से बातचीत की, लेकिन 5 साल बाद भी महिलाओं के मन से उस खौफनाक घटना का डर नहीं निकला है। ওদের মুখে মানে কি বলবো, যদি পেটে দুঃখ থাকতো তাহলে এই কথাটা বলতো না। এত অশ্লীল ভাষাগুলো বলেছিল। মা বোধহয় আমাদের এই তারা বলছে মেরে দেবে বলছে, আমরা হাতে পেয়ে পড়ছি যে আমাদেরকে মেরে না যাই না, আমরা জাহানের জন্য একটু বেঁচে থাকি। সামনে স্বামীদেরকে মারধর করছে, আমরা পাহাড়ে এই দিনটা এলে না, মানে এই ভোটের সময় এলেই তো আমাদের প্রচন্ড ভয়। না না কোনো ভয় করবে না। इन दर्दनाक आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने 5 साल पुराने मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। आयोग के निर्देश पर नंदीग्राम मामले में मुख्य आरोपी समेत 10 आरोपियों की पहचान की गई और बुधवार को 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। सवाल ये उठता है कि इतनी गंभीर घटनाओं में कार्रवाई करने में पुलिस को 5 साल क्यों लग गए। दूसरी घटना पानीहाटी की है, जहां आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके साथ कथित तौर पर टीएमसी समर्थकों ने बदसलूकी की। भाजपा का आरोप है कि सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हुआ। टीएमसी अभी से बोल रहा है देख लूंगा, काट दूंगा, हम लोग आ रहा है, ममता बनर्जी खुद डरा रहा है सब। इसलिए आम वोटर का जो हियर साइकोसिस है, डर का माहौल है, इसको खत्म करने का काम इलेक्शन कमीशन को ही करना होगा। नंदीग्राम और पानीहाटी की घटनाएं तो सिर्फ बानगी भर हैं। बंगाल में चुनावी हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा आज भी बड़ा सवाल है। ऐसे में निर्भय माहौल में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग के सख्त कदम बेहद जरूरी हैं। कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर बिहार से, जहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं। इस राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के संकेत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नीतीश कुमार कल दोपहर नई दिल्ली पहुंचे और पुष्टि की कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। सूत्रों के अनुसार एनडीए के शीर्ष नेता नए मुख्यमंत्री के नाम और मंत्रिमंडल के बंटवारे को अंतिम रूप दे सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां बिहार में नेतृत्व और सत्ता साझेदारी को लेकर चर्चा होने की संभावना है। ज्वाइन कर लेंगे ना, समझ गए ना, हम तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद तैयार की गई अंतिम मतदाता सूची का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग आज अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर फाइनल वोटर लिस्ट जारी करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप ऋणवा एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची जारी करेंगे। इस सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि मृत, स्थानांतरित या अयोग्य पाए गए मतदाताओं के नाम हटाए गए। इसके साथ ही कई प्रविष्टियों में सुधार भी किया गया, ताकि सूची अधिक सटीक और पारदर्शी बन पाए। ये प्रक्रिया आगामी चुनावों को निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद नागरिक अपने नाम की जांच ऑनलाइन कर पाएंगे। बीते 6 जनवरी को 12 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की मसौदा सूची जारी की गई थी और उसके बाद 6 मार्च तक लोगों से इस ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां ली गई। कुल 86 लाख से ज्यादा मतदाता सूची में नाम शामिल किए गए हैं, जिनके लिए फॉर्म 6 भरा गया। वहीं 3 लाख से ज्यादा लोगों ने नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरा।
मतदाता सूची में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका नाम का मिलान माता पिता, बाबा दादी, नाना नानी से ना होने के कारण इन्हें नोटिस दिया गया। वहीं 2 करोड़ से ज़्यादा लोग तार्किक विसंगति वाले हैं। ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं, जिसमें 6 करोड़ 88 लाख पुरुष और 5 करोड़ 68 लाख महिलाएं थीं। जनगणना 2027 के लिए इस बार लोगों ने खुद ही डिजिटल पहल के तहत आत्मगणना की सुविधा का उपयोग किया। अब तक 5,72,000 से अधिक परिवारों ने डिजिटल सुविधा का प्रयोग करते हुए आत्मगणना में हिस्सा लिया और इस डिजिटल सुविधा का फायदा उठाया। यह आंकड़ा इस पहल में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। बड़ी आसानी से ऑनलाइन अपने विवरण देने के लिए विकल्प चुनकर इन परिवारों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए तेज, स्मार्ट और अधिक सुविधाजनक तरीका अपनाया है। आत्मगणना करने के लिए आप se.census.gov.in के लिंक पर जाकर इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं और बड़ी आसानी से जनगणना 2027 में हिस्सा ले सकते हैं। केंद्र सरकार की नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए भुवन ने कहा कि संसद में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है वो अपने आप में बेहद सराहनीय है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए महिलाओं को सशक्त बनाकर आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। संसद में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो सरकार कदम उठाने जा रही है वो अपने आप में एक वंदनीय कदम है और मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि एक विकसित भारत के निर्माण के लिए महिलाओं की शिक्षा, हमारी बेटियों की सुरक्षा, हर तरह के अब्यूज से, हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन और शोषण से, बाल विवाह से और उनको सशक्तिकरण करके, उनको एम्पावर करके आगे बढ़ाने के सारे कदम उठा के एक ऐसी जगह ले जाना जहां पे वो समाज का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं और वही जो लक्ष्मीबाई का देश है, जो मदर टेरेसा का देश है, जो दुर्गा, जो सरस्वती, जो लक्ष्मी का देश है, आज वही हमारी पूजनीय माताएं और बहनें इस जगह पहुंच चुकी हैं कि वही समाज का प्रतिनिधित्व करें, वही आने वाले समय में कानून बनाएं और वही देश को विकसित भारत बनाने के लिए आगे अग्रसर हों। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, इसका सभी को स्वागत करना चाहिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए विमला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत से ही महिलाओं की गरिमा और सम्मान के लिए काम किया। अब संसद में महिलाओं को अपनी आवाज उठाने और खोलकर बोलने का मौका मिलेगा। उनके मुताबिक ये महिलाओं के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण पहल रहा है, क्योंकि अगर हम लोग देखें शुरुआत के काल से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो नारी का जो डिग्निटी है, जो सम्मान है, उस पर शुरुआत से उन्होंने काम किया। तो जैसे स्वच्छता अभियान के तहत हमने जो अगर देखे तो टॉयलेट्स बनाना वहाँ से शुरुआत थी, कारण क्योंकि औरतों को टॉयलेट में इतना ज़रूरी था अंधेरे में जाना या अपने आप को छुपा कर जाना, तो वहाँ से एक सम्मान, आत्मसम्मान की बात हुई। जल जीवन मिशन में पानी की बात आई, उज्ज्वला से गैस जो हमको मिला, बिना स्मोक के वो अपने आप को खाना बनाने लगी। उसके बाद आरोग्य की बात हुई तो आयुष्मान भारत है। और अगर फिर हम लोग बात धीरे धीरे बढ़ते जाए आगे, तो जैसे NRLM आजीविका के तहत स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, ऐसे करके फाइनेंशियल, सोशल डेवलपमेंट और फाइनली आज जिस स्टेज पे हम लोग पहुँचे पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो एक सीढ़ी था जो उन्होंने एक माध्यम बनाया औरतों को सशक्त करने के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से घर से शुरुआत करी उन्होंने, टॉयलेट से लेकर संसद तक, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा परिवर्तन महिलाओं की लाइफ में इसी वजह से हुआ है कि पहले डिग्निटी एट होम एंड रीचिंग टू पार्लियामेंट, जहाँ पे उनको आवाज़ मिलने वाली, जहाँ वो बोल सकते हैं। तो इस 360 डिग्री डेवलपमेंट मुझे लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे लिए ये है। बढ़ते आगे, दिल्ली NCR में तेज और आधुनिक यातायात को बढ़ावा देने वाली नमो भारत परियोजना को लेकर गुरुवार को एक अहम दौरा हुआ। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कातिकिथला भी मौजूद रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने सराय काले खां से दुहाई डिपो तक नमो भारत ट्रेन में सफर कर यात्रियों के लिए बनाई गई सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर एनसीआरटीसी के एमडी शलभ गोयल ने परियोजना की जानकारी देते हुए बताया कि ये कॉरिडोर क्षेत्र में ट्रैफिक कम करने और शहरी विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा। और फिलहाल वक्त जोर से ब्रेक का है, आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बढ़ाए चमकी चाट, स्वादिष्ट पकोड़े और बरसात, हर चमकी चाट है इसकी जान, चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने दूसरे इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये परीक्षण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट गगनयान मिशन की सुरक्षा प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना है। गगनयान मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को लगभग 400 किलोमीटर की निम्न पृथ्वी कक्षा लियो में 3 दिनों के लिए भेजने और फिर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापसी लाने की योजना है। इस मिशन की उड़ान अगले वर्ष के लिए निर्धारित है। परीक्षण का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि लैंडिंग सुरक्षित हो। IADT-02 की सफलता ये साबित करती है कि इसरो का रिकवरी और पैराशूट सिस्टम विश्वसनीय है, सटीक रूप से काम कर रहा है, जो मानव मिशन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को गगनयान मिशन की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉरिशस में होने वाले 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले कल उन्होंने भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर राम गुलाम के साथ विशेष आर्थिक पैकेज पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने भारत द्वारा समर्थित 11 उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा मॉरिशस के सिविल सेवकों के लिए IGOT कर्मयोगी पोर्टल का शुभारंभ हुआ। भारत और मॉरिशस के उच्च शिक्षा आयोग के बीच MOU का आदान प्रदान किया गया और जल सर्वेक्षण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 45,000 अमेरिकी डॉलर का रॉयल्टी चेक सौंपा गया। इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए जो दोनों देशों के रिश्तों को और प्रगाढ़ करेंगे। India and Mauritius share an expanding and dynamic partnership in clean energy and environment-friendly solutions. During this visit, I also look forward to the handing over of the last lot of e-buses to further strengthen sustainable public transportation and reduce carbon emissions. Building on our cooperation in renewable energy, including the 8-megawatt solar power plant at Henrietta, we also work closely with the International Solar Alliance and the Global Biofuels Alliance. I am pleased to note that an Indian public sector enterprise is developing Mauritius' first floating solar power project, further strengthening the green dimension of our partnership. अमेरिका के दौरे पर गए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो से दोनों देशों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। साथ ही आपसी चिंता से संबंधित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने आकलन का आदान प्रदान किया। इसके अलावा मिस्री ने FBI निदेशक काश पटेल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की रोकथाम और आतंकवाद से मुकाबले के लिए भारत अमेरिका के सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया।
भारत अपनी पड़ोसी प्रथम नीति और म्यांमार की जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लगातार सशक्त बना रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को म्यांमार की राजधानी नायपीताओ में एक महत्वपूर्ण लघु विकास परियोजना यानी स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के तहत नायपीताओ में एक आधुनिक स्कूल का निर्माण होगा जो सीधे तौर पर स्थानीय छात्रों के भविष्य को संवारने का काम करेगा। ये पहल भारत की उस निरंतर विकास सहायक का हिस्सा है जो पूरी तरह से म्यांमार के लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं और उनकी आकांक्षाओं पर केंद्रित है। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया ये निवेश न केवल म्यांमार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को नई गहराई प्रदान करेगा। भारत और म्यांमार के अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई देते हुए कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। दोनों देशों के बीच उड़द और अरहर के व्यापार को लेकर हुए द्विपक्षीय MOU को अब अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब ये समझौता साल 2031 तक प्रभावी रहेगा। इस अवसर पर पत्रों का आदान प्रदान म्यांमार में भारत के राजदूत और म्यांमार के वाणिज्य मंत्रालय के स्थायी सचिव के बीच संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में म्यांमार के उप वाणिज्य मंत्री महामहिम यू मिन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। गौरतलब है कि कृषि और खाद्य क्षेत्र में व्यापार और निवेश सहयोग भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक कड़ियों को मजबूत करने की दिशा में एक मुख्य स्तंभ है। इस विस्तार से न केवल भारतीय बाजारों में दालों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा बल्कि दोनों देशों के जो किसान हैं और व्यापारी हैं उनके लिए नए अवसर खुलेंगे। बढ़ते आगे बात करते हैं श्रीलंका में चक्रवात से क्षतिग्रस्त रेलवे लाइन की, जो कि भारत की मदद से फिर से शुरू कर दी गई है। उत्तरी रेलवे लाइन पर ट्रेन सेवाएं आज से बहाल हो गई। कोलंबो स्थित भारतीय उच्चायोग के मुताबिक उत्तरी रेलवे लाइन के उन हिस्सों को दुरुस्त किया गया जो हालिया चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। भारत ने इस परियोजना के लिए $5 बिलियन के अनुदान की सहायता दी, जो कुल $450 मिलियन के विशेष पैकेज का हिस्सा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज संविधान के सिंधी भाषा संस्करण को उपराष्ट्रपति भवन में जारी करेंगे। उपराष्ट्रपति सुबह 10:30 बजे देवनागरी और फारसी लिपियों में तैयार इस संस्करण का विमोचन करेंगे। सिंधी समुदाय के लोगों के लिए यह अवसर अपनी भाषा के प्रति गर्व करने वाला एक सुनहरा मौका है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस दौरान 24 महिला एयर होस्टेस को 29 किलोग्राम से ज्यादा जो सोना है उसके साथ गिरफ्तार किया गया, जिसकी कीमत 37 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दरअसल खुफिया जानकारी के बाद ऑपरेशन दहाबू ब्लिट्स चलाकर इन महिलाओं को पकड़ा गया। वहीं रैकेट के सरगनाओं को पकड़ने के लिए आगे जांच जारी है। रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खास खबरों का। पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ा संदेश दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले टैंकर से कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसे तुरंत बंद किया जाए। संयुक्त महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के दूत जीन आर्नोल्ड ने तेहरान के ईरान में उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी से मुलाकात की और शांति प्रयासों पर चर्चा की। यूएन के अनुसार दूत ने हमलों से प्रभावित इलाकों का दौरा कर शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। इस बीच यूएन ने लेबनान में हुए इजरायली हवाई हमलों की निंदा की, जिनमें भारी जनहानि और बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है। भारत और ऑस्ट्रिया के रिश्तों को नई मजबूती मिलने जा रही है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर 14 से 17 अप्रैल तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने पर जोर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस यात्रा से भारत और ऑस्ट्रिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिलेगी। भारत में इजराइल के राजदूत रुबैन अज़ार ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक करार दिया। अज़ार की इस कड़ी टिप्पणी से पाकिस्तान को मिर्ची लग सकती है। इजराइल के राजदूत ने कहा कि हमें पाकिस्तान पर भरोसा ही नहीं है क्योंकि वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इस स्थिति से निपटने के लिए हम अपने अमेरिकी दोस्तों पर निर्भर हैं। Pakistan, I think that they have been behaving very problematically when it comes to sponsoring of terrorism. They don't recognize our state. The Americans have decided to
get their assistance, their facilitation. That is their choice. From our point of view, we trust our American friends to do whatever is needed in order to deal with the challenges that we have in front of us. जैसे कि हमने आपको बताया कि भारत में इजराइल के राजदूत रुबैन अज़ार ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक करार दिया और अज़ार की जो टिप्पणी हमने आपको सुनवाई, यकीनन पाकिस्तान को मिर्ची लग सकती है इस टिप्पणी के द्वारा, क्योंकि इजराइल के राजदूत ने साफ तौर पर कहा कि पाकिस्तान भरोसे के लायक है नहीं, क्योंकि वो आतंकवाद को पालता और पोसता है। और इसी स्थिति से निपटने के लिए, जैसा कि उन्होंने अपने इस बयान में बताया, कि वो अपने अमेरिकी दोस्तों पर निर्भर हैं। वहीं अगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की बात की जाए तो उनके बयान पर इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय से एक कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ओर से इजराइल के विनाश का आह्वान बेहद आपत्तिजनक है। ऐसा बयान किसी भी सरकार की ओर से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से ऐसे देश ऐसे बयान नहीं देते जो शांति के लिए निष्पक्ष और मध्यस्थ होने का दावा करते हैं। इससे पहले लेबनान पर इजराइल के हमले को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा था कि इजराइल बुरा और इंसानियत के लिए अभिशाप है। जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही थी तो वो लेबनान में नरसंहार जारी रखे हुए थे। आसिफ ने लिखा था कि इजराइल बेगुनाह नागरिकों को मार रहा है, पहले गाजा, ईरान और अब लेबनान, खून खराबा जारी है। उन्होंने आगे लिखा था कि मैं आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने फिलिस्तीनी धरती पर इस कैंसर जैसे राज्य का निर्माण किया वो यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाएं और ये नरक में जलें। बात आईपीएल की। आज राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। राजस्थान की टीम 3 मैच में 3 जीत दर्ज करने के बाद अंक तालिका में शीर्ष पर। राजस्थान ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को मात दी। वहीं आरसीबी ने 2 मैच खेले, दोनों में जीत दर्ज की। आरसीबी ने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी। और फिलहाल न्यूज़ 10 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।